Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start the remaining short question of the chapter number 18. तो चलिए देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज करके आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले आपने 18.1 से 18.6 शॉर्ट क्वेश्चंस देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे 18.7 से और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। व्हाई अ फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स्ड बायस्ड स्टेट। क्वेश्चन का मतलब यह है कि आप फोटोडायोड को रिवर्स बायसिंग के अकॉर्डिंग क्यों कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों कनेक्ट नहीं करते। इसकी रीजन यह है कि फोटोडायोड हमने बनाया इसलिए था कि हम किसी जगह पर लाइट की प्रेजेंस को चेक कर सकें और लाइट के आने से जब इसमें करंट जनरेट हो तो करंट की प्रेजेंस हमें लाइट की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगी। सो लाइट के आने से पहले सर्किट में करंट 0 होना चाहिए। सो इसीलिए हम इसमें रिवर्स बायसिंग करते हैं। सो अगर आप देखें तो हमारे पास एक रिवर्स्ड बायस्ड फोटोडायोड है। फोटोडायोड कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब लाइट डिप्लीशन रीजन पर फॉल करेगी तो जनरेट करेगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में एक रिवर्स करंट जनरेट करते हैं और जैसे ही ये करंट सर्किट में फ्लो करता है तो हमें पता चलता है कि डिप्लीशन रीजन पर कोई लाइट फॉल हुई है। सो लाइट की प्रेजेंस इस करंट की हेल्प से डिटेक्ट हो जाती है। अगर ये जंक्शन इनिशियली फॉरवर्ड बाइस्ड हो तो फॉरवर्ड बाइसिंग की ही वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा। सो इसलिए हम इसमें रिवर्स बाइसिंग करते हैं ताकि इनिशियली सर्किट करंट 0 रहे और जैसे ही लाइट फॉल करे तो करंट फ्लो करे और करंट की प्रेजेंस लाइट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सके। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था इसका आंसर। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। Why photodiode is operated in reversed bias state? तो इसकी रीजन में सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि आप फोटोडायोड को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। फोटोडायोड is used for detection of light. It is used for detection of light. It is operated in reversed biased so that when light incident on depletion region फिर क्या होगा, जब लाइट डिप्लीशन रीजन पर इंसिडेंट करेगी तो वो जनरेट करेगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। सो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स are generated and reverse current will flow in the circuit to show the presence of light. Presence of light. ये तो हमने ये लिखा कि फोटोडायोड यूज होता है डिटेक्शन ऑफ लाइट। ये ऑपरेट होता है रिवर्स्ड बाइस्ड में। जब लाइट डिप्लीशन रीजन पर हिट करती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं और रिवर्स करंट इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ लाइट को। अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता, if it is forward biased,
then it will conduct current whether light falls on it or not. अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता तो ये हर वक्त करंट कंडक्ट करता, चाहे लाइट होती या ना होती। तो हमारे लिए फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट की प्रेजेंस को चेक करना मुश्किल हो जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका 18.7 क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, 18.8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाई इज द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल। आपने जब ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक पढ़ा था तो आपने देखा कि ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स होते हैं, एक है एमिटर, फिर बेस और फिर कलेक्टर। इनमें सबसे जो थिन रीजन था वो था बेस। बेस एक तो बहुत ही थिन रीजन होता है और दूसरा बेस में जो डोपिंग की जाती है वो बाकी दोनों रीजन्स के कंपैरेटिवली बहुत ही कम रखी जाती है। बेसिकली ये 2 रीजन्स होती हैं जो बेस में से आने वाले करंट को बहुत ही स्मॉल कर देती हैं। और फिर आपने ये भी देखा था कि बेस एमिटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइस्ड करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स्ड बाइस्ड किया था। बेस एमिटर जंक्शन में जब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की तो जो बैटरी हमने यूज की वो बैटरी थी VBB, और जो हमने कलेक्टर बेस जंक्शन में रिवर्स बाइसिंग में बैटरी यूज की है वो है VCC। अब अगर हम इन दोनों बैटरीज के पोटेंशियल को कंपेयर करें तो फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज होने वाली बैटरी VBB बहुत ही कम पोटेंशियल की होती है एज कंपेयर टू VCC। सो इस कम पोटेंशियल की वजह से भी जो बेस करंट जनरेट करता है वो करंट बहुत ही कम होती है। सो अगर आप देखें तो 3 रीजन्स बनती हैं। एक है कि बेस बहुत ही थिन रीजन है, दूसरी रीजन है कि बेस बहुत ही लाइटली डोप्ड है, थर्ड रीजन ये है कि बेस एमिटर जंक्शन की जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो जो आप बैटरी यूज करते हैं वो कलेक्टर बेस जंक्शन में यूज होने वाली बैटरी के पोटेंशियल से बहुत ही कम पोटेंशियल कैरी करती है। सो इन 3 रीजंस की वजह से बेस करंट बहुत ही कम होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 रीजंस को अब हम लिख लेते हैं। व्हाई इज द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज वेरी स्मॉल। तो फर्स्ट रीजन इज बेस इज वेरी थिन। It is of the order of 10 to power minus 6 मीटर, यानी बेस रीजन की थिकनेस होती है 10 to power minus 6 मीटर। दूसरी रीजन ये थी कि बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड, यानी इसमें डोपिंग बहुत ही कम होती है। और थर्ड रीजन ये थी VBB यूज्ड फॉर बेस एमिटर जंक्शन is very small as compared to VCC, which is used for collector base junction, that is VBB very small as compared to VCC। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से बेस में फ्लो होने वाला करंट बहुत ही स्मॉल वैल्यू का होता है और मैक्सिमम करंट कलेक्टर की तरफ चला जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 18.9, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द बाइसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर
फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। और क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कुछ इस तरह से है, एक्सप्लेन हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। मतलब यह है कि जब आप किसी भी ट्रांजिस्टर को नॉर्मल यूज कर रहे होते हैं तो इसके जो जंक्शंस हैं, बेस एमिटर जंक्शन या कलेक्टर बेस जंक्शन, उनको आप किस तरह कनेक्ट करते हैं। अगर आप नॉर्मल ऑपरेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कॉमन बेस यूज ऑफ द ट्रांजिस्टर। और अगर आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की सर्किट अरेंजमेंट देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी। इस अरेंजमेंट में जो बेस एमिटर जंक्शन है वो हमेशा होता है फॉरवर्ड बाइस्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन होता है रिवर्स्ड बाइस्ड। सो नॉर्मल ऑपरेशन में जो बाइसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो होंगी कि बेस एमिटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स्ड बाइस। और अगर आप इसी ट्रांजिस्टर को चेंज करें और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आएं तो सर्किट अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होगा। इस सर्किट में बेस एमिटर जंक्शन अगेन फॉरवर्ड बाइस्ड ही है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग का जंक्शन थोड़ा चेंज हो गया। इसमें क्योंकि एमिटर कॉमन है तो कलेक्टर एमिटर जंक्शन आपका रिवर्स बाइस्ड होगा। सो रिवर्स बाइसिंग वाला जंक्शन जब आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो चेंज हो जाता है। सो इन दोनों सिचुएशंस में जो फर्स्ट सिचुएशन हमने डिस्कस की वो कहलाती है नॉर्मल ऑपरेशन और वो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर आप फर्स्ट बाइसिंग रिक्वायरमेंट लिखें फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर तो इसमें जो फर्स्ट हमने देखा वो ये था कि बेस एमिटर जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए, इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड। जबकि दूसरा जो इसका जंक्शन है वो अभी हमने देखा, फर्स्ट वन क्या था, बेस एमिटर, दूसरा आपके पास क्या होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन। बेस एमिटर फॉरवर्ड बाइस था जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन इसमें हमेशा होगा रिवर्स्ड बाइस। ये तो था नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब चलिए देखते हैं कि अगर हम इसी ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कनेक्ट करें तो बाइसिंग्स किस तरह चेंज हो जाएंगी। फॉर कॉमन एमिटर जंक्शन आपका जो फॉरवर्ड बाइस जंक्शन है वो वही होगा बेस एमिटर जंक्शन। सो फर्स्ट वन आपके पास है बेस एमिटर जंक्शन is always forward biased। जबकि इसमें रिवर्स बाइसिंग वाला टर्मिनल चेंज हो जाएगा। इसमें आपके पास कलेक्टर एमिटर जंक्शन हमेशा रिवर्स्ड बाइस्ड होगा, इज ऑलवेज रिवर्स्ड बाइस्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह आप ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। 18.10 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, अप्लाई इट टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ है वो आपसे वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात पूछ रहा है। वर्चुअल ग्राउंड क्या है, इसके लिए हम देखते हैं ट्रांजिस्टर की ओपन लूप अरेंजमेंट।
ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास 2 इनपुट टर्मिनल हैं और एक आउटपुट टर्मिनल है। इस ओपन लूप गेन को अगर आप कैलकुलेट करें तो ओपन लूप गेन का फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। इस फार्मूले में आपके पास राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है डिफरेंस ऑफ इनपुट पोटेंशियल्स विच इज V प्लस माइनस V माइनस, और ओपन लूप गेन AOL की वैल्यू बहुत ही हाई वैल्यू होती है और ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 टू पावर 5 टू 10 टू पावर 6। अगर AOL एक बहुत ही बिगर वैल्यू है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी और इस स्मॉल वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेटली 0 कंसिडर करते हैं। सो इस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग V प्लस माइनस V माइनस अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल हो जाएगा, जहां से हमें यह पता चलेगा कि V प्लस इक्वल है V माइनस के, यानी दोनों जो टर्मिनल्स हैं ये सेम पोटेंशियल पर होते हैं। सो अब अगर आप प्लस वाले टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली V माइनस, क्योंकि V प्लस के इक्वल है तो V माइनस भी ग्राउंडेड ही कंसिडर्ड होगा। सो V प्लस अगर 0 पर है तो V माइनस भी 0 पोटेंशियल ही कैरी करेगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वर्चुअल ग्राउंड का। वर्चुअल ग्राउंड का मतलब यह है कि V प्लस को तो आपने एक्चुअली ग्राउंड किया था, V माइनस को तो आपने ग्राउंड एक्चुअली नहीं किया, लेकिन V माइनस वर्चुअली किस पर चला गया, ग्राउंड में चला गया और V माइनस का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट पर आ गया। क्योंकि V माइनस एक्चुअली ग्राउंड नहीं होता, वर्चुअली लगता यूं है कि वो ग्राउंडेड है, सो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। सो इसी को अगर आप मैथमेटिकली लिखें तो ये कुछ इस तरह बनेगा। पहले हम इसका हाफ जो पार्ट है उसका आंसर लिखते हैं। व्हाट इज वर्चुअल ग्राउंड? एज ओपन लूप गेन of operational amplifier is very high. It is of the order of 2 power 5 to 10 to power 6. Open loop gain formula is अब इस फार्मूले में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास AOL विच इज ओपन लूप गेन और इसकी वैल्यू है 10 टू पावर 5 से लेकर 10 टू पावर 6 तक, अगर ये वैल्यू बहुत बिगर वैल्यू है तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू कैरी करेगा। एज AOL इज वेरी हाई, सो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0। V प्लस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा V माइनस के। और अगर आप V प्लस को ग्राउंड करते हैं, विच मीन्स कि अगर आप इस पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं तो आपके पास V प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर ये वैल्यू 0 हुई तो हमने अभी ये लिखा कि V प्लस और V माइनस हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो अगर V प्लस की वैल्यू 0 हुई तो V माइनस ऑटोमेटिकली किस पे चला जाएगा, 0 पर। So if V plus is 0 or plus input is grounded, then V plus is 0, so V minus is also 0. This is called वर्चुअल ग्राउंड, विच मीन्स आपने प्लस को तो एक्चुअली ग्राउंड किया
लेकिन इसके ग्राउंड होने से V माइनस ऑटोमेटिकली ग्राउंड पर आ गया, जबकि V माइनस ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। इस बिहेवियर ऑफ नेगेटिव टर्मिनल को, जो कि वो जीरो पोटेंशियल पर आता है, इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आप पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इन्वर्टिंग कनेक्शन देखें। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब यह है कि आपने नेगेटिव टर्मिनल को यूज करना है विद इनपुट पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर देना है। अगर आप पॉजिटिव को ग्राउंड करें, नेगेटिव को विद रेजिस्टेंस R1 इनपुट पोटेंशियल VI के साथ कनेक्ट करें, तो विद फीडबैक रेजिस्टेंस टोटल सर्किट अरेंजमेंट कुछ इस तरह बनेगी। इस सर्किट अरेंजमेंट में आप जानते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस Ri बहुत ही हाई वैल्यू का होता है, इसलिए जब करंट पॉइंट A पर पहुंचती है थ्रू रेजिस्टेंस R1, तो वो माइनस वाले टर्मिनल की तरफ नहीं जाती, यानी माइनस की तरफ जाने वाला करंट क्या होता है, जीरो। सो ये करंट क्योंकि जीरो हो जाता है, सो R1 से आने वाला करंट I1 सारे का सारा R2 फीडबैक रेजिस्टेंस में से क्रॉस कर जाता है। I1 और I2 दोनों किरचॉफ करंट रूल के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे, क्योंकि I1 इनकमिंग करंट है और I2 आउट गोइंग करंट है। सो इस किरचॉफ करंट रूल को यूज करके आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग कनेक्शंस में गेन ऑफ एम्पलीफायर की कैलकुलेशन की तरफ लेकर जाना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जैसा कि आपने अभी देखा कि आपके पास एम्पलीफायर का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव। आपने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, क्योंकि आपने इन्वर्टिंग कंडीशन में यूज करना है, तो आप नेगेटिव टर्मिनल को इनपुट पोटेंशियल थ्रू रेजिस्टेंस R1 देंगे। अभी आपने देखा कि आपके पास इन दो टर्मिनल्स के बीच में क्योंकि एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, सो इस तरफ जाने वाला करंट क्या हो जाता है, जीरो। सो ये I1 मैक्सिमम I2 की तरफ मूव करेगा और इस पॉइंट पर हम किरचॉफ वोल्टेज रूल इंप्लीमेंट करेंगे। सो जब आपने गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैलकुलेट करना है, तो हम कुछ इस तरह स्टार्ट करेंगे। फॉर इन्वर्टिंग यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नेगेटिव इनपुट terminal is connected through resistance R1 with input potential VI. So current through R1 is equal to I1, और ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो R1 दो पोटेंशियल्स के बीच में कनेक्टेड है। एक है Vin और दूसरी साइड पर है पोटेंशियल V माइनस, जो कि जीरो के इक्वल है। सो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखें तो ये कुछ इस तरह बनेगी। इसमें आपके पास V माइनस की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के। सो आपके पास I1 की इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। ये आपके पास R1 में से पास होने वाला करंट I1 है। सिमिलरली आपके पास I2 करंट जो रेजिस्टेंस R2 में से पास हो रहा है, वो भी आप
ओहम्स लॉ की हेल्प से ही कैलकुलेट करेंगे। R2 आपके पास कनेक्टेड है V माइनस पोटेंशियल और इस साइड पर आपके पास है V आउट। सो जब आप I2 की वैल्यू लिखेंगे तो V माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R2। अगेन इसमें ये नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। सो जब आप नेगेटिव V माइनस को 0 पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा। सो आपके पास I2 की इक्वेशन बनी माइनस V आउट ओवर R2। आपके पास I1 और I2 की इक्वेशंस बन गई। अब अगर आप किरचॉफ रूल इंप्लीमेंट करें तो किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बाय यूजिंग Kirchhoff's current rule, I1 is equal to I2। I1 की वैल्यू है V in over R1 और I2 की है माइनस V out over R2। आप ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दें। क्योंकि आपसे कहा गया है गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फार्मूला डिराइव करें। सो गेन होता है रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। सो जब आप इसको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R2 ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V आउट ओवर V इन। V आउट ओवर V इन आपके पास है गेन ऑफ एम्पलीफायर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम नेगेटिव साइन को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। V out over V in is equal to minus R2 over R1। V out over V in है gain of inverting amplifier और गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो फार्मूला है अगर आप उसे देखें तो राइट हैंड साइड पर है माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 और इस फार्मूले में अगर R2 और R1 की वैल्यूज आप पुट करें तो R2 है फीडबैक रेजिस्टेंस और R1 है इनपुट रेजिस्टेंस। सो इन दो वैल्यूज पर गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप एम्पलीफायर के इंटरनल किसी वेरिएबल पर कहें कि गेन डिपेंड करेगा तो ये किसी भी इंटरनल वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। ये कहलाता है क्लोज लूप गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इसमें नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जब आप नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट देंगे और आउटपुट पर वो आपको एम्पलीफाई होकर मिलेगी तो आउटपुट पर मिलने वाला पोटेंशियल इनपुट के कंपैरेटिवली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि आपका आउटपुट V out is 180 degree out of phase as compared to input। So dear students, यहां तक तो था आपका 18.10 शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं और देखते हैं कि 11th शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। 11th शॉर्ट क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट से रिलेटेड है। आपको दो इनपुट वैल्यूज दी गई हैं, एक है इनपुट वैल्यू 0 और दूसरी है 1। इन दो इनपुट वैल्यूज के साथ आपको आउटपुट से रिलेटेड एक सिचुएशन दी गई है 0 और दूसरी सिचुएशन दी गई है 1 और आपसे कहा गया है कि अगर 0, 1 इनपुट के साथ पार्ट ए में आउटपुट 0 है तो गेट आइडेंटिफाई करें, पार्ट बी में अगर आउटपुट 1 है तो गेट आइडेंटिफाई करें। अगर हम इस सिचुएशन को ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग लिखें तो पार्ट ए के लिए जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। 0 इनपुट ए,
इनपुट बी की वैल्यू है 1 और आउटपुट है आपके पास 0। सो इस ट्रुथ टेबल को अगर आप देखें तो ये आपके 3 गेट्स के अकॉर्डिंग है। आपने पढ़ा था कि अगर एंड गेट और नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इन तीनों अगर आप लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल को देखें तो तीनों के ट्रुथ टेबल में ये वाली इनपुट और आउटपुट एग्जिस्ट करती है। और इस इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर आप एंड, नॉर और एक्सक्लूसिव नॉर के बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग फार्मूले देखें तो वो फार्मूले कुछ इस तरह लिखे जाएंगे। एंड गेट में आपके पास जो आउटपुट का फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, x इज इक्वल टू a डॉट बी। और अगर आप नॉर गेट देखें तो इसमें आपके पास a प्लस बी बार, बार का मतलब है इन्वर्ट करना। और अगर आप एक्सक्लूसिव नॉर की आउटपुट देखें तो ये कुछ इस तरह बनेगी। अब अगर आप इन बूलियन अलजेब्रा के फार्मूलाज में 0, 1 ए बी की जगह पुट करें तो आपने आंसर में इतना ही लिखना है। अभी जो मैं लिखने लगी हूं वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रही हूं। ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 1। 0 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो आंसर क्या होगा? 0, जो कि आपके पास 0 ही है। फिर अगर आप नॉर गेट के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर गेट में 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 और आपने इसे इन्वर्ट भी करना है। 0 प्लस 1 अगर करें तो आंसर होगा 1, लेकिन क्योंकि इन्वर्टर है तो 1 इन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? 0। और अगर आप एक्सक्लूसिव नॉर गेट में देखें तो आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है। A है 0, B बार, इसका मतलब B की वैल्यू आप इन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 0 प्लस A बार, विच मीन्स A की वैल्यू अगर 0 है तो इन्वर्ट करके 1 बना दें और B की वैल्यू एज इट इज आप लिखेंगे और इसके ऊपर कंप्लीट बार आ जाएगा जो इस पूरे वैल्यू को अगेन क्या करेगा? इन्वर्ट करेगा। ये बनेगा 0 प्लस 1 इन्वर्टर, 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 इन्वर्टर और ये आ जाएगा 0। सो x की वैल्यू अगेन क्या बन गई? 0 और यहां पर भी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। सो तीनों जो आपके पास गेट्स हैं एंड, नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, इनको अगर आप बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये तीनों गेट्स इनपुट 0 और 1 के लिए आउटपुट क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। सो आपने जब आंसर लिखना है तो आपने ये डिटेल नहीं लिखनी जीरोस और वंस के साथ, आपने जस्ट ये एक ट्रुथ टेबल और उसके साथ ये लॉजिक गेट्स के नेम्स और विद बूलियन अलजेब्रा इक्वेशंस लिखनी है। अब अगर आप नेक्स्ट सिचुएशन देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास इनपुट वैल्यूज हैं 0 एंड 1 और आउटपुट है 1। इसको अगर आप ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स देखें तो 3 और, नैंड और एक्सक्लूसिव और के ट्रुथ टेबल में आपको ये कॉलम नजर आएगा, जिसका मतलब है कि ये सिचुएशन 0, 1 विद आउटपुट 1 आपके पास इन 3 गेट्स में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि तीनों के ट्रुथ टेबल में हमें ये वाली सिचुएशन नजर आ रही है। सो अगर हम इन तीनों लॉजिक गेट्स के बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखें तो इनकी इक्वेशंस कुछ ऐसे होंगी। और गेट है तो आपके पास a प्लस b हो जाएगा। फिर आपके पास नैंड गेट है तो आपका x हो जाएगा a डॉट b इन्वर्टर। और फिर है एक्सक्लूसिव और गेट तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब अगर आपने चेक करना है कि क्या ये वाकई ही इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बूलियन अलजेब्रा है तो आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, बट अगेन आपने पेपर में सिर्फ इतना ही लिखना है। a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1
तो 0 + 1 आपको क्या आउटपुट देगा? 1। सो A + B से जो आउटपुट मिली वो है 1 और हमें आउटपुट 1 ही चाहिए। फिर है A.B इन्वर्टर। A की वैल्यू है 0, B की वैल्यू है 1 और इन्वर्टर भी है। सो 0 और 1 मल्टीप्लाई हुए 0, लेकिन क्योंकि इन्वर्ट करना है तो 0 इन्वर्ट होकर 1 बन जाएगा। सो अगेन आउटपुट आपकी 1 ही है। इस सिचुएशन में अगर आप वैल्यू पुट करें तो A है 0, साथ आपने B बार का मतलब है B की वैल्यू है 1, लेकिन क्योंकि इन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस A इन्वर्टर। A की वैल्यू है 0, इन्वर्ट होकर हो जाएगी 1 और B की वैल्यू है 1, सो ये साथ 1 ही आ जाएगा। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1 बनेगा, जो कि 1 1 1 ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। सो आपने देखा कि किस तरह आपके 3 डिफरेंट ट्रुथ टेबल आपकी इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 18 का कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद देखेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।